Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. हाँ, ये आपका चैनल है सर तरुण रूपानी, जहां पर आपको मिलते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट. यस, इस चैनल के कंटेंट कहीं भी और किसी चैनल पे भी नहीं मिल रहे हैं. सब कुछ एब्सोल्युटली आपके लिए, आपके हिसाब से जो करंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है. जी हां, ये सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है और आप हैं मेरे सुपरस्टार्स क्लास 10th. तो चलिए, कमर्शियल एप्लीकेशंस पर सारे मेजर चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. हां, जाइए और चेक करिए. सर कैसे चेक करें? अरे आसान है ना. आप क्या करिए, चैप्टर का नाम लिखिए, आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी. चेक करके आजमा के देखिए. क्या लिखेंगे आप? चैप्टर का नाम लिखेंगे, बाय लिखेंगे और आगे लिख देंगे सर तरुण रूपानी और क्लिक करते ही आपको मिल जाएंगे हमारे बनाए लेसन वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं. क्या है, जब हम बात मार्केटिंग की करते हैं तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा स्टेप है, इंटीग्रेटेड स्टेप है. सर ये क्या मतलब हुआ? इट इंक्लूड्स मेनी अदर प्रोसेसेस. इट बिगिंस इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स एंड इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेल ऑफ गुड. क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है बिजनेस का? कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना. कोई ऐसा बिजनेस बताओ, हां तुमसे पूछ रहा हूं, कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो बिना कंज्यूमर के सेटिस्फाई होने से चल सकता है. कोई ऐसा होटल है क्या? कोई ऐसा रेस्टोरेंट है? कोई ऐसी शॉपिंग प्लाजा है? जी, मैं श्योर हूं कि आप कहेंगे नहीं. कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता जो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई किए बिना लॉन्ग रन में चल सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है. कभी नहीं, सवाल ही नहीं है. तो मार्केटिंग मिक्स जब हम बात करते हैं तो मिक्स कॉम्बिनेशन शब्द से बनाया गया वर्ड है. कीवर्ड है कॉम्बिनेशन या मिक्सचर. हाँ, मिक्सचर. तो मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन है 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं मार्केटिंग मिक्स को. जब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की तो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स. तो मार्केटिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, वो 4 एलिमेंट्स जो हर कंपनी अपने मार्केटिंग सिस्टम में लाती ही लाती. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो 4 पीस को ध्यान रखे बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता, उसका बिजनेस चलेगा ही नहीं. अब वो 4 पीस क्या है आपको देखना है. वो 4 पीस है प्रोडक्ट, पहला पी, दूसरा प्राइस, तीसरा प्रमोशन और चौथा प्लेस, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. तो 4 पीस के नाम से उसको पहचानते हैं, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग. ये सारे एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं और इन सब का ही कॉम्बिनेशन एक फर्म यूज करती है अपने मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने के लिए. आइए मार्केटिंग मिक्स का इंपॉर्टेंस समझते हैं. एक ऐसे समझिए शब्द कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है, और प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है तो उसको पहले तो पी प्रोडक्ट बनाना है. दूसरा क्या है, जब प्रोडक्ट बना लिया है तो कंज्यूमर तक पहुंचाना है. दूसरा है प्लेस. तीसरा है उसकी प्राइस डिसाइड करनी है, किस कीमत में बेचना है. और चौथा है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. और चौथा है उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों को बताना कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं. जिसने ये चारों को कंबाइन कर लिया, इसका बेस्ट यूज कर लिया, वही बिजनेस, वही मार्केट में सरवाइव कर पाएगा. तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स का इंपॉर्टेंस. क्या करता है मार्केटिंग मिक्स? ये डिसाइड करने में मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि उनकी सेल्स कितनी होगी. इसका मतलब है फर्म की अगर सेल बढ़ानी है, फर्म्स को अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो मार्केटिंग मिक्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर इज किंग इन द मार्केट. हमारे मार्केट में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. और क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स के बीच में बैलेंस भी बनाना है. ऐसा नहीं है कि सारा जोर प्रमोशन पे ही है, प्रोडक्ट है ही नहीं अच्छा, कहिए चलेगा? आप इमेजिन करिए कोई प्रोडक्ट खूब प्रचार करता है पर प्रोडक्ट की खुद की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, या प्राइस एब नॉर्मली बहुत हाई है, तो अदर पीस को साथ लेके चलना पड़ेगा. समझ गए ना? इंटर रिलेटेड होके चलना पड़ेगा. और तो और इट इज सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द बिजनेस फर्म एंड इट्स कस्टमर. कोई भी बिजनेस कंज्यूमर को सोच के प्रोडक्ट बनाती है. हां, मैं सच कह रहा हूं, जो तुम आजकल मोबाइल देख रहे हो, जो तुम्हारे हाथ में है,
वो तुमको सोच के बनाया गया है कि ये मोबाइल यह काम कर सके, स्टूडेंट्स इस पे नोट्स देख सकें, वीडियो चला सकें, अपलोड कर सकें। सही कह रहा हूं, इसको सोच के बनाया गया है। देखा, तो मार्केटिंग कंज्यूमर और फर्म को जोड़ती है। मार्केटिंग मिक्स इज चेंज्ड विद द चेंजेस रिक्वायर्ड, मतलब मार्केट में जैसा बदलाव होगा वैसे अपने हिसाब से मार्केटिंग मिक्स भी बदलती रहेगी। इसका मतलब है कि एक फिक्स, एक डिटरमाइंड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन नहीं चलेगा। समय के हिसाब से कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंगली इसको चेंज करते रहना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम लोग डायनेमिक। तो मार्केटिंग मिक्स डायनेमिक है, बदलते हुए माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज करती है। तो हमने बताया मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जब हम इन 4 एलिमेंट्स की बात करते हैं, अब इनके भी मिक्स हैं। देखिए कीवर्ड है मिक्स, मिक्स कॉम्बिनेशन वर्ड से बनाया गया है या मैंने बताया मिक्सचर वर्ड से बनाया गया है। तो प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं। पहला मिक्स है प्रोडक्ट मिक्स। ये क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस फीचर्स। प्रोडक्ट के खूब सारे फीचर्स देने पड़ते हैं और वही तो कंपनियां प्रचार करती हैं कि मेरे प्रोडक्ट में, हाँ मोबाइल की देखिए ऐड देखिए टीवी में, तो आप देखेंगे कि बताएगा इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, रियर कैमरा 110 मेगापिक्सल का। तो ये सब क्या कर रही है? इतने जीबी की इसकी हार्ड डिस्क है या इतने का रैम है, ये सब क्या कर रही है? फीचर बता रही है। देखा कितने वैरायटी ऑफ फीचर्स बना रही है कंपनियां, एक नहीं वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स बना रही है। तो कंपनियां क्या करती हैं? अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग क्वालिटी, साइज, रेंज, पैकिंग और ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट्स बनाती हैं। एक ही कंपनी होती है पर वो काम बहुत सारे क्या करती है? प्रोडक्ट के हिसाब से बनाती है, अपने कंज्यूमरों को सोचते हुए। दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स। नॉर्मली एक प्रोडक्ट नहीं बनाती है कंपनी, एक से अधिक टाइप बनाती है। हाँ ये अलग बात है कि कंपनी अब नई नई स्टार्ट हो रही है, पहला प्रोडक्ट हिट हो जाएगा, उसके बाद तो फिर उसकी लड़ी लगा देगी, उसकी झड़ी लगा देगी। आता है प्राइस मिक्स। ये क्या होता है? प्राइस मिक्स में डिसीजन लेना होता है। इसमें किस चीज का डिसीजन लेना होता है कि हम प्राइस क्या रखें, बेसिक प्राइस प्रोडक्ट की क्या रखें, कितना कंज्यूमर को डिस्काउंट दें, अलाउंसेस दें, छूट दें, इसका मतलब उधार दें कि ना दें, और टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या हो। जैसे कुछ बड़े प्रोडक्ट्स, खास करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो महंगे वाले हैं, वो अक्सर इंस्टॉलमेंट में मिल जाते हो। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? यही डिसीजन प्राइस मिक्स डिसाइड करता है। जब आप खरीदने जाते हैं मोबाइल तो कहता है ना कि भैया अभी एक डाउन पेमेंट दे दीजिए और बाकी पेमेंट क्या करिए, आप इंस्टॉलमेंट देते रहिए। तो वो है प्राइस मिक्स। जब हम प्राइस मिक्स की बात करते हैं तो हमें कीवर्ड आता है प्राइस। ये प्राइस क्या होता है? किसी का भी मनी वैल्यू। क्या? मनी वैल्यू दैट द कस्टमर हैज टू पे। जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसके बदले पैसा जो हम दे रहे हैं वही है उसका प्राइस। आम भाषा में बोले तो कीमत, प्रोडक्ट की या सर्विस की कीमत। ध्यान यह भी देना है, जब भी कोई कंपनी प्राइस मिक्स रखती है तो ये प्राइस कंज्यूमर्स को ध्यान में रख करके, अपनी बनाने की कॉस्ट को ध्यान रखते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो किस प्राइस में बेच रहा है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हैं। ये सब डिसीजन इसी का पार्ट है, नाम है प्राइस मिक्स। तो अगला पी कौन सा मिक्स है? मार्केटिंग मिक्स। क्या? तीसरा पी है प्लेस मिक्स और या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए प्लेस से कंफ्यूज मत करिए। प्लेस का मतलब है गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ये है प्लेस। तो जब हम प्लेस की बात करते हैं तो इसमें क्या ध्यान देना होता है? क्या ध्यान देना है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड फिजिकल पोजेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। इसका मतलब है कंज्यूमरों तक गुड्स को पहुंचाना है। देखिए आप और मैं बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं जो हमारे से बहुत दूर बन रही है। एक एग्जांपल के रूप में यूज कर रहा हूं कि आप चाय पी रहे हैं अपने घर पर चाय उगती कहां है? आसाम में, दार्जिलिंग में। तो वहां से आपके घर तक आई, कौन लाया? प्लेस मिक्स, है कि नहीं है? सोचिए जो नोटबुक आप पढ़ रहे हैं, जिस बुक को आप यूज कर रहे हैं, क्या वो आपके घर में बनी थी? जी नहीं, कहीं दूर दिल्ली में, पुणे में, कहीं वहां प्रिंट हो रही थी, पब्लिश हो रही थी और आपके घर तक आ गई थी। तो आप बगल के ही रिटेलर से जाकर के, यस, जहां पे बुक स्टोर्स हैं, वहां से जाके बुक्स खरीद ले रहे हैं अपनी।
क्या है ये सब? यही डिसीजन लेना है, यही फर्म को डिसाइड करना है मार्केटिंग के दौरान किस तरीके से कंज्यूमर तक, अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाएं। और इसके लिए उनको चैनल्स डिसाइड करना होता है। इस चैनल्स में उनको डिसाइड करना होता है किस रूट से, क्या किस रास्ते से गुड्स को, प्रोडक्ट को पहुंचाना है। किससे? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, पॉप टू पॉक, ध्यान रखेंगे, पॉप टू पॉक करना है, प्रोडक्शन से कंजम्पशन पॉइंट तक पहुंचाना है। और क्या करना है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए डिसाइड करना है ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज करेंगे, वेयर हाउसिंग कहां करेंगे, कैसी करेंगे, स्टोरेज की क्या फैसिलिटी होगी, ये सब इसका पार्ट है। इस सब किसका पार्ट है? प्लेस, जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। चौथा और आखिरी पी, 4 पीज हैं। प्रमोशन, मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सर ये क्या है? अरे मैं ये एक मुहावरा दे रहा हूं तुम्हें। क्या? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका मतलब है कि अगर हमें पता ही नहीं होता, मोर का हमने कभी वीडियो नहीं देखा होता नाचते हुए, क्या आपने देखा है क्या? बहुत खूबसूरत लगता है नजारा जब मोर नाचता है अपने पंख फैलाकर, बहुत शानदार होता है वो दृश्य, बहुत खूबसूरत दृश्य होता है और लोग मोहित हो जाते हैं उसको देखकर। बट मैंने कहा जब तक आपने कभी देखा नहीं है आप उसकी अच्छे या अच्छाई को नहीं जानते हैं। ऐसे ही कंपनियां भी क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट की अच्छाई, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना लोगों को जरूरी समझती हैं। जब तक वो प्रमोट नहीं करेंगी तब तक आपको पता नहीं होगा कि प्रोडक्ट है कि नहीं है। चलो एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, हां तुमसे पूछ रहा हूं, एलजी वॉशिंग पाउडर, एलजी वॉशिंग पाउडर क्या कहते हैं? सफेदी की झनकार, एलजी वॉशिंग पाउडर क्या कहते हैं? आप तो हंस रहे होंगे कि बोलेंगे सर ये कौन सा वॉशिंग पाउडर आ गया, एलजी तो हमने कभी वॉशिंग पाउडर सुना ही नहीं है। एलजी की टीवी सुना है, एलजी का इलेक्ट्रॉनिक सुना है, एलजी के एसी सुने। सही सुना है आपने, क्योंकि सच में एलजी का वॉशिंग पाउडर मार्केट में नहीं आता है। क्योंकि अगर आता तो शायद उसका इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते, पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में इसका प्रमोशन देखते। तो यही करती है ऑर्गेनाइजेशन। देखा आपने तुरंत पहचान लिया कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है, यह काम तो नहीं कर रही है। यह कमाल है क्या? प्रोडक्ट को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का। यही कंपनियां चाहती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट से कंज्यूमर के पास जानी जाए, कंज्यूमर जाने कि हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट कैसा है हमारा। अब जैसे ही आपको एप्पल आईफोन, ओ इमेज आती है हाई फाई फोन की, इमेज आती है महंगे फोन की, इमेज आती है खूबसूरत से फोन की, जिसकी खूबसूरत की कह सकते हैं सेल्फी लेने की एबिलिटी है। हां क्या कहते हैं? खाया हुआ एप्पल, झूठा एप्पल, याद करिए, एप्पल आईफोन। तो ये क्या है? प्रमोशन का कारण है। प्रमोशन की वजह से आप जानते हैं कि एप्पल नाम का क्या है, फोन है। ए फॉर एप्पल क्या हो गया है? अब एप्पल आईफोन हो गया है। ए फॉर एप्पल खाने वाला नहीं हो गया है। देखा क्या खास बात है? प्रमोशन ने हमारे दिमाग में, कंज्यूमर के दिमाग में भर दिया है। तो प्रमोशन मतलब वो सारा काम जिससे हम क्या करें, परसुएड करें कस्टमर को, कन्विंस करें कस्टमर को कि आप मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए। इस सारे एक्टिविटीज को कहते हैं प्रमोशन मिक्स। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? प्रमोशन मिक्स के अंदर आता है प्रचार करना, जो आप रेडियो में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, बिलबोर्ड्स देखते हैं, होर्डिंग देखते हैं। ये सब 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 है एडवर्टाइजिंग, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में आप कंज्यूमर्स को, फर्म कंज्यूमर को जानकारी दे रही होती है। ठीक है, पर याद रखिएगा एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत पैसे लगते हैं। कंपनियां जो इसको स्पॉन्सर कर रही हैं, मतलब ये प्रोडक्ट का एड चला रही हैं, उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस या इवन आपके घर तक आकर के अगर कोई सेल्समैन सेलिंग कर रहा है, डोर टू डोर आगे सेल कर रहा है, तो वो भी यही है। तो इसमें क्या होता है, बायर और सेलर आपस में मिलते हैं। अब वो मैंने कहा आपके घर आ जाए या आप जाकर के बायर से, खरीदने वाले से, सेलर से जाके मिलिए, बात करिए, अपनी मर्जी का प्रोडक्ट खरीद लीजिए, वो है पर्सनल सेलिंग। इसमें वो आपको परसुएट करेगा, आपकी पसंद की चीज दिखाएगा और आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा सेटिस्फाई करके। ये है पर्सनल सेलिंग। और तीसरा क्या है, सेल्स प्रमोशन, मतलब सेल्स की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करना। ये एक शॉर्ट टर्म मेजर होता है
जब कंपनियां कूपन देती हैं, डिस्काउंट स्कीम चलाती हैं, ये सब क्या कर रही हैं? ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने का। ये कंपनियां समय समय पे करती रहती हैं, समय समय पे डिस्प्ले लगवाती हैं। हाँ, सड़क के चौराहों पे क्या करती है, कहीं अपना डिस्प्ले लगवा देती है, प्रोडक्ट्स देखने के लिए कंज्यूमर लगा देती है। और क्या करती है, फैशन शोज करा लेती है, एग्जीबिशंस लगवा देती है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करा देती है, कोई कूपन लगा देती है कि ये कूपन लाओगे तो इतनी छूट मिल जाएगी। क्या है? सब सेल्स प्रमोशन, सेल्स कराने की एक टेक्निक। और चौथा और आखिरी प्रमोशन मिक्स है पब्लिसिटी। सर ये क्या होता है? ये एक तरीका है जिसमें मीडिया आपको कवर करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर में आया कि सेंट जॉन्स का रंगारंग एनुअल फंक्शन, फोटो और उसमें उसकी जानकारी कि बच्चों ने क्या परफॉर्म किया। ये क्या है? ये एक पब्लिसिटी है। इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल ने, स्कूल वालों ने पैसा नहीं दिया था, न्यूज़पेपर को, मीडिया को जहां जगह खाली मिली वहां ये क्या कर दिया, ये न्यूज चला दी। इसे कहते हैं नॉन पेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें पब्लिसिटी में कंपनी या ब्रांड के बारे में कंपनियां नहीं छापती हैं, बल्कि वो फेवरेबल या अनफेवरेबल दोनों जानकारियां वो छाप सकती है। और कौन डिसाइड करेगा? ये मीडिया ग्रुप डिसाइड करेगा। मीडिया मतलब वो न्यूज़पेपर वाले डिसाइड करेंगे कि कहां छापना है, किस जगह छापना है, क्योंकि इसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे होते हैं। समझ गए ना? कभी लिखा होता है रोटरी क्लब द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, तो ये क्या है? अगेन ये एक पब्लिसिटी है। रोटरी क्लब ने इसके लिए पैसा नहीं दिया था। समझ गए ना? तो ऐसे कामों को कंज्यूमर्स की जानकारी में लाते हैं। पब्लिसिटी भी एक तरीका है अपने आप को नोन कराने का। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हैं, 4 P's की बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग मिक्स किस पर डिपेंड करती है? क्योंकि मार्केटिंग मिक्स के 2 बड़े फैक्टर्स हैं। पहला है कंट्रोलेबल फैक्टर, जो कि इंटरनल फैक्टर है, हमारे बिजनेस के कंट्रोल में है, जिसको हम मतलब फर्म डिसाइड करती है, इसीलिए क्या नाम है? कंट्रोलेबल फैक्टर। जैसे पॉलिसी ऑफ द फर्म, साइज ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, ये सब हम डिसाइड करते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा होगा, कंपनी की पॉलिसीज क्या होंगी, ये कंपनी खुद डिसाइड करेगी। ये कंट्रोलेबल फैक्टर है। पर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसे हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर कहते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, और उनमें से पहला आ रहा है कस्टमर। क्या कस्टमर कंपनी के कंट्रोल में है? जी नहीं। कस्टमर तो बाहर के लोग हैं, कंपनी के बाहर। वो डिसाइड करेंगे कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बनाए, और कंपनियां भी कस्टमर की ही सुनती हैं। जैसा सर्विस और जैसा प्रोडक्ट कंज्यूमर चाहते हैं वैसा। आप देखिए ना, मैंने मोबाइल से कहा, आपने बताया कंपनियों को कि हमें मोबाइल कैसा चाहिए। इमेजिन करिए आज से 5 साल पहले का मोबाइल, हाँ, जो आपके घर का शायद पहला मोबाइल रहा होगा 5 साल 10 साल पहले जब आपने मोबाइल यूज किया था। सोचिए, बताइए, क्या वैसा ही मोबाइल था जैसा आज है? नहीं नहीं, पहले मोबाइल्स में इतने फीचर्स ही नहीं हुआ करते थे, स्क्रीन भी छोटी हुआ करती थी, टच स्क्रीन नहीं होती थी, है ना, छोटा छोटा गेम होता था ना, स्नेक वाला गेम होता था। आज वाइड वैरायटी ऑफ गेम्स खेल सकते हैं, जूम इन जूम आउट, वीडियो बनाना, और पता नहीं दुनिया भर की चीजें आप कर पा रहे हैं। सब कुछ क्या हुआ है? कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हुआ है। तो मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है? कंज्यूमर को, टारगेट ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए फर्म क्या करती है? अपना मार्केटिंग बनाती है। इसमें कंज्यूमर्स की नंबर्स कितने हैं, कंज्यूमर का लोकेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, ये सब कुछ सोच के प्रोडक्ट बनाया जाता है। सही कह रहा हूं? बहुत कुछ कंपनियों को डिटरमाइन करना पड़ता है प्रोडक्ट बनाने से पहले। और तो और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्पिटिटर, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, फर्म के कंट्रोल में नहीं है। कहां है कॉम्पिटिटर? अरे भाई, मेरा विरोधी। अगर मैं बना रहा हूं कोई प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल है, मैंने बनाया अंकल चिप्स, तो तुमने बनाया लेज। तो लेज कौन कंपनी है? दूसरी कंपनी है। हमारे यस, अंकल चिप्स और लेज, नाम सुना है ना, अंकल चिप्स। तो क्या होगा? इनके बीच में कंपटीशन। तो कॉम्पिटिटर के नंबर्स क्या है, कॉम्पिटिटर्स की साइज क्या है, मेरे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है, उन्होंने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई है, ऐसा सब सोच करके हमें भी उनसे बेटर बनने की कोशिश करनी होगी, तभी हम मार्केट में टिके रहेंगे। याद रखिएगा, अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर के आगे घुटने टेक दिए, आपके प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएंगे। क्या कहते हैं? इसीलिए कॉम्पिटिटर का मुकाबला करना पड़ेगा, उनसे बेहतर या कम से कम उसके बराबर का काम तो करना पड़ेगा। अब आता है डीलर्स। ये डीलर कौन होते हैं? देखिए, प्रोड्यूसर ने गुड्स बना दिया,
कंज्यूमर तक गुड्स कैसे पहुंचेगा? बीच में चाहिए होलसेलर, बीच में चाहिए रिटेलर। होलसेलर, रिटेलर, ये दोनों कौन है? डीलर्स हैं। तो डीलर्स के एटीट्यूड क्या है, डीलर्स का मोटिव क्या है काम का, उनका एस्पेक्ट्स, उनकी सोच, उनका नजरिया क्या है, यह सब भी ध्यान रखना चाहिए। अगर डीलर्स आपके फेवर में नहीं है, आपके प्रोडक्ट को सेल करने में, आपके प्रोडक्ट को बेचने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो आप अपना डीलरशिप खुद अपने हाथ में रखिए। आप वेट मत करिए, जैसे बाटा ने किया। बाटा किसी दूसरी दुकान पे अपना सामान नहीं बेचती, बाटा बेचेगी तो अपने शोरूम पे, ओनली बाटा। क्या कहते हैं? तो ये उनका एक स्ट्रेटेजी है। देखा, क्योंकि उनको डीलर्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, होलसेलर्स या रिटेलर अच्छे नहीं मिलते, तो बाटा खुद प्रोड्यूसर भी है और खुद रिटेलर भी है। अपने ही शोरूम्स बना बना के बाटा क्या करती है, पूरे कंट्री भर से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। सच कह रहा हूं। तो ये भी तरीका है। और किस पे डिपेंड करता है आपका मार्केटिंग? तो है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर है, फर्म के बाहर है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? कंट्रोलिंग फैक्टर है। गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगा करके, इवन आपको सब्सिडी दे करके, आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लगा कर कंट्रोल करती है। अगर कोई कंपनी खुलनी है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। कौन देगा परमिशन? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस और गवर्नमेंट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। खासकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे एलपीजी प्रोडक्ट्स हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, इसका प्राइस आप डिसाइड नहीं करेंगे, भले आपका ही पेट्रोल पंप क्यों ना हो। हाँ, पेट्रोल पंप वाले अपने मन से प्राइस नहीं डिसाइड करता है, याद रख लीजिएगा। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। देखा क्या कहना चाहते हैं? ये सारे चीजें मार्केटिंग मिक्स के एक्सटर्नल या अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। अब आता है प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। मतलब जब हम मार्केटिंग मिक्स बना रहे हैं तो क्या चीजों को कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या लगाएं कि मार्केटिंग मिक्स हम अपना बना पाए। सोचिए, हमें और आपको, मुझे और आपको एक मार्केटिंग मिक्स बनानी है। एक मार्केटिंग मिक्स मतलब हमें 4 पीस डेवलप करना है। तो हम कैसे बनाएं? इसका कोई तरीका होगा? हाँ, 4 पीस भी बनाने का एक तरीका है, एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। सबसे पहला है आई है आइडेंटिफिकेशन। पहले ये पहचानना है हमें कि हमारा टारगेट कौन है। सबसे पहले कंज्यूमर किंग है, कंज्यूमर मेरा कौन होगा, पहले इसको पहचानो। चलिए मैं और आप शुरू करते हैं अपने इस एग्जांपल से, इस आई से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा आई शब्द किसके लिए कह रहा हूं? आई मतलब मैं। तो आई मतलब मैं, तो बिजनेस सबसे पहले क्या करेगा? आइडेंटिफिकेशन करेगा कि उसके प्रोडक्ट का कस्टमर कौन है। अगर मैंने कहा, हमने तय किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक पेन बनाएंगे, तो पहले पता करो हम पेन किसके लिए बना रहे हैं, मेरा कंज्यूमर कौन होगा, मेरे गुड्स को खरीदने वाला कौन होगा। ऑब्वियस बात है, पढ़ने वाले स्टूडेंट ही सबसे बड़े कंज्यूमर है मेरे, ऑफिसेस खरीदने वाले मेरे कंज्यूमर्स हैं। तो हमें क्या करना है? उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? एनालाइज करना है, मतलब समझना है, डिटेल में जाना है। क्या समझना है? मेरे उस टारगेट ग्रुप कस्टमर की नीड क्या है, उनकी डिजायर क्या है, क्योंकि हम उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फिर गुड्स बनाएंगे। अगर वो चाहते हैं, जो हम पेन बना रहे हैं, हाँ हमने कहा था हम पेन का काम शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर से पूछना पड़ेगा आपको कैसी पेन पसंद है। अरे भाई ऐसी पेन हो जो लीक ना करे, ऐसी पेन हो जो इंक बार बार ना छोड़े, बहुत डार्क या लाइट ना लिखे, है ना, कभी डार्क हो जा रही है कभी लाइट हो जा रही है, क्या कहते हैं, या ऐसी पेन हो जिसका ग्रिप इजी हो। तो ये सब हमें क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर्स की नीड के हिसाब से बनाना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? जैसी नीड कंज्यूमर ने बताई वैसा प्रोडक्ट हम डिजाइन करेंगे, वैसा प्रोडक्ट हम बनाएंगे। उस तरह का हम क्या करेंगे? प्राइस रखेंगे, जैसा कंज्यूमर ने कहा उस तरह से हम प्रमोट करेंगे, ताकि कंज्यूमर को पता चले कि हमने जैसा उन्होंने कहा हमने वैसा डिजाइन करके प्रोडक्ट बनाया। चौथा स्टेप, कुछ लोगों को जिनको हमने डिजाइन किया है उनको ये प्रोडक्ट देंगे टेस्ट रन के रूप में। टेस्ट रन मतलब होता है सैंपल के रूप में, ले लीजिए कुछ पेन इस्तेमाल करिए, हमें बताइए कि आपको पेन पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ लोगों को दे देंगे मार्केट में, या एक नॉमिनल कॉस्ट में बेच देंगे उसको, ताकि हम टेस्ट कर सकें, फीडबैक ले सकें। अगर टेस्ट रन ने लोगों को चीजें पसंद आई, लोगों को अच्छा लगा, हमारा डिजाइन हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, अब इसको अडॉप्ट कर लेंगे, अपने बिजनेस को एक बड़े स्केल में क्या करेंगे, इसको अडॉप्ट कर लेंगे और सब तक बना देंगे। देखा, ये है क्या?
कैसे हम मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। क्लियर हो गया? अब आते हैं वापस प्रोडक्ट मिक्स की। तो हम प्रोडक्ट के एक नहीं, वाइड रेंज बनाते हैं, वाइड वैरायटियां बनाते हैं और खूब सारा फीचर डालते हैं, ताकि हम क्या करें, हर तरह के कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि सबकी नीड अलग अलग है। अब आता है रेंज ऑफ प्रोडक्ट। रेंज में हम क्या डिसाइड करते हैं, एक फर्म रेंज में क्या डिसाइड करती है, रेंज में डिसाइड करती है कि जो प्रोडक्ट बेच रही है उसकी लाइन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी। 1 या 2 प्रोडक्ट्स होंगे या उससे ज्यादा होंगे। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं कि अगर एक कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी है, क्या एक कंपनी जो कॉस्मेटिक बनाती है, अरे लैक्मे ले लो, पॉन्ड्स ले लो, नाम सुना होगा, क्या कहते हो, कोई और बड़ी कंपनी का नाम, लॉरियल ले लो, है ना, ये सब कौन है, कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियां हैं। तो अब ये एक प्रोडक्ट लाइन है। अब कॉस्मेटिक में क्या क्या बनाएंगे, क्या हम पाउडर बनाएंगे, क्रीम बनाएंगे, लिपस्टिक बनाएंगे, बिंदी बनाएंगे, नेल पॉलिश बनाएंगे, ये है हमारे प्रोडक्ट के अंदर की लाइन के अंदर का प्रोडक्ट। तो ये डिसाइड करना कि हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे हमारे किसी एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर, ये डिसाइड करना। सबसे पहला ये डिसाइड करना, प्रोडक्ट पहले डिसाइड किया कि प्रोडक्ट लाइन क्या होगी और उस लाइन के अंदर क्या 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 हम बनाएंगे। नेक्स्ट है क्या डिसाइड करना है इसी के अंदर, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, हमारा ब्रांड नेम क्या होगा। देख लीजिए, ब्रांड नेम बहुत काम का है। आपको जैसे ही मैं बोलूंगा मैकटी, तो तुम्हें बर्गर दिखाई देने लगेगा, सच कह रहा हूं। आंखें बंद करो और तुम्हें क्या करने दिखाई देगा, बर्गर दिखाई देने लगेगा। अच्छा, दूसरा नाम बोलता हूं, तुम्हें नाम बोलता हूं, तुम्हें वो प्रोडक्ट दिखेगा, बोलूं, कोको कोला या कोक, हो दिख गया, काले रंग का ड्रिंक दिख गया तुमको, देखा, तो ब्रांड का कमाल है। ब्रांड ने हमारे दिमाग में जगह बना ली है। ब्रांड वो वर्ड है, वो शब्द है, वो नाम है, वो डिजाइन है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक प्रोडक्ट को, जिससे हम उसको पहचानते हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग करना, मतलब कवरिंग, रैपिंग, क्रिएटिंग करना और लेबल लगाना। लेबल ऊपर के जो नाम लिखे होते हैं जिसमें उसकी पूरी जानकारी लिखी होती है, ये सब किसका काम है, प्रोडक्ट मिक्स का काम है। और तो और एक हमें और बनाना होता है, नाम है विड्थ ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हमने रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट होंगे, अब बना रहे हैं विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट। विड्थ मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, हम कितने प्रोडक्ट की लाइंस बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हां, बजाज की सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं आती है, बजाज का अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल्स का काम है, बिजली का भी काम है, जिसमें वो क्या करती है, बहुत सारी चीज बनाती है, ट्यूब्स बनाती है, बजाज के बल्ब्स आते हैं, इवन मिक्सर ग्राइंडर आता है, टोस्टर आता है, आयरन आता है और ढेर सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आते हैं। आपके घर में कौन सा अप्लायंस है बजाज का? नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मुझे ये जानना है कि कितने वैरायटीज, कितने क्या कर रहा है, विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट बना रहा है। समझ गया ना? विड्थ मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, एक कंपनी कई सारे प्रोडक्ट लाइन में काम करती है, समझ गए? अब आता है पैकेजिंग, जैसा वर्ड है। हां, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, पैकेट सोचते हैं, अरे पैकेट तो छोटा शब्द है, पैकेट तो वो कवर है, समझ गए, वो रैपर है, पर वर्ड है पैकेजिंग। तो ये एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ रैपिंग, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, फिलिंग, कंप्रेसिंग ऑफ गुड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्पॉइलेज, पिल्फरेज, ब्रेकेज, लीकेज। हम कुछ ऐसा करें जिससे प्रोडक्ट को कवर कर सकें, ढक सकें, प्रोडक्ट की रक्षा कर सकें, उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, कंज्यूमर तक पहुंचा पाए बिना क्वालिटी खराब हुए। चलिए अभी एग्जांपल देता हूं। तुमने खरीदा मैगी, हाँ, वो 2 मिनट में जो मैगी तैयार हो रहा है, कैसा कवर है? एक प्लास्टिक कवर है, येलो कलर में है ना, येलो ग्रीन या येलो रेड का मिक्सचर का कलर है, लिखा हुआ है उसमें मैगी, बड़ा सा 2 मिनट्स नूडल लिखा है, 2 मिनट्स लिखा है कि नहीं? तो ये क्या है? पैकेजिंग है। ठीक है, पैकेजिंग, उसकी रैपिंग करी गई, उसकी कवरिंग की गई है, उसके डिजाइन को, उसके बनाने के प्रोसेस को कहते हैं पैकेजिंग। और जो पन्नी है, ऊपर का जो रैपर है, वो पैकेज है, वो पैकेट है। देखा, पैकेजिंग शब्द है। अब आता है अच्छा पैकेज कैसा होता है। एक अच्छा पैकेज कैसा होगा? एक अच्छा पैकेज ऐसा होगा कि प्रोडक्ट उससे डैमेज नहीं होगा, प्रोडक्ट डिट्यूरेट नहीं होगा, अर्थात उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। आपने डेफिनेटली खाया होगा कैडबरीज के चॉकलेट्स, बताइए
उसकी पैकिंग क्या सेम होती है जैसे कि पैकिंग पार्ले जी बिस्कुट की होती है? जवाब है नहीं। पार्ले जी की बिस्कुट की पैकिंग एक थिन पार्ले जी बिस्कुट एक थिन से पॉलीथीन के कवर में आता है, जबकि आप पैकिंग ऑफ कैडबरीज की देख लीजिए, चॉकलेट्स की पैकिंग देख लीजिए, बहुत खूबसूरत सी पैकिंग होती है और थिक सी प्लास्टिक की पैकिंग होती है जिसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। तो प्रोडक्ट की रक्षा करना है, डैमेज और डिटेरियोरेट होने से बचाना है ताकि ट्रांसपोर्ट कर सकें और लंबे समय तक प्रोडक्ट को रखा भी जा सके। ऐसा पैकेजिंग होना चाहिए और प्रोडक्ट ऐसा होना, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग उसको देखते ही पहचान जाए। सच बचाइएगा, दूर भी कहीं पर क्या हो, कैडबरीज का वो पैकेट, खाली पैकेट ही कहीं गिरा हो, आप पहचान जाते हैं कि कैडबरीज है। शायद आप पूरा स्पेलिंग भी ना पढ़ें तब भी पहचान जाए। तो यही है खास बात, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग तुरंत पहचान लें। और तो और पैकेजिंग ही ब्रांडिंग करने का तरीका है, लोगों को प्रोडक्ट की पहचान दिखाने का तरीका है। एक अच्छा पैकेज का एग्जांपल दूं और, डार्क फैंटेसी चॉकलेट्स, हाँ खाया है? इसके बिस्कुट साथ भी आते हैं ना, डार्क फैंटेसी बिस्कुट आई थिंक आते हैं, चॉकलेट बिस्कुट साइज आते हैं। हाँ आप बताइएगा मुझे, खूबसूरत सी पैकिंग है कि नहीं है? सही है। तो वो क्या है? पैकेजिंग। नेक्स्ट है पैकेजिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। पैकिंग इस तरह से होती है ताकि गुड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अगर बल्क में भी कहीं गुड ले जाना हो तो पैकेजिंग ऐसी हो, जैसे बड़े बड़े कॉर्रुगेटेड बॉक्स होते हैं, गत्ते के डब्बे होते हैं ना, उसमें प्रोडक्ट लिया जा सकता है। आपको अगर 100 टूथपेस्ट एक साथ ले जाना हो तो हाथ में कैसे उठाओगे? अरे गिर जाएगा सारा। पर अगर कार्टन, हाँ कॉर्रुगेटेड बॉक्स में हो, गत्ते के डब्बे में हो, तो कितना आसानी से चला जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट में भी वो हेल्प करता है, स्टोरेज में भी हेल्प करता है पैकेजिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी यूज आ रहा है पैकेजिंग का, कि पैकेजिंग अगर अच्छी होगी तो आप उसका रीयूज कर पाएंगे। क्या कहते हैं, आपकी फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी भरा हुआ रखा है क्या? हाँ, ये बहुत कॉमन है। हम लोग बड़ी कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल्स ले लेते हैं, 1 लीटर वाली, 2 लीटर वाली, और जब कोल्ड ड्रिंक खत्म उसका रीयूज शुरू। और रीयूज क्या है? घर में पानी भर के रख लो। क्या कहते हो? हाँ ये बहुत कॉमन है। तो ऐसे ही बहुत सारे पैकेजिंग के यूज भी हैं। अगला वर्ड है लेबल। सर लेबलिंग, देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको प्रोडक्ट के बारे में पता करना है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, वेट क्या है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसको बनाया कब क्या है। कौन बताता है? अरे प्रोडक्ट का लेबल भाई, आप चेक तो करिए, उस लेबल में सब कुछ लिखा हुआ है ना। वो सारी चीज जो आपको जाननी है, और इस प्रोसेस को जिसके ऊपर का कवर बनाया गया है, उस पैकिंग के ऊपर जो लिखा गया है, वो सब है लेबलिंग। तो लेबलिंग इज पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क और लेबल ऑन द पैकेज। आप देख लीजिए, आप खरीदिए बिस्लरी मिनरल वाटर, देखिए आपको ग्रीन कलर का क्या मिलेगा? एक लेबल मिलेगा। प्लास्टिक की बोतल के ऊपर भी एक ग्रीन कलर का पैकेज लेबल मिलेगा। पूरी जानकारी लिखी है कि कब बनी है, प्रोडक्शन डेट क्या है, कहां बनी है, किस फैक्ट्री में बनी है, और इसका वेट क्या है, या इसके और फीचर्स क्या है, सारी कुछ। तो एक अच्छा लेबल कैसा होगा? एक लेबल अच्छा तभी माना जाएगा जब उसमें प्रोड्यूसर का नाम लिखा हो, एड्रेस लिखा हो, प्रॉपर वेट लिखे हो कि कितने वेट का वो प्रोडक्ट है। हाँ सब होता है। और तो और कैसे प्रोडक्ट को यूज करें, प्रोडक्ट को पैक कब किया गया है, इसकी रिटेल प्राइस क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो आपके और मेरे लिए जरूरी है। ये सब कुछ लिखा है, इंग्रेडिएंट्स तक लिखे होते हैं उसके अंदर। चेक करके कभी देखा करिए। नेक्स्ट आता है PLC। ओ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सही कह रहा हूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, हमारी और आपकी लाइफ साइकिल भी है। कभी हम पैदा हुए थे, फिर हम थोड़े बड़े हो गए हैं, अब फिर मैच्योर हो रहे हैं, फिर ओल्ड हो रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं, ये ऐसा प्रोडक्ट के साथ भी हो रहा है। प्रोडक्ट भी इंसानों की तरह क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन लेंथ ऑफ लाइफ जीते हैं। तो द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज। अब लाइफ साइकिल कैसी है, ये जरा स्टार्ट यहां से होता है। एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल शुरुआत होती है उसके लॉन्चिंग से, जब प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है। हम इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल बहुत कम होती है, प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, फर्म लॉस पे रहती है। देखिए प्रॉफिट नीचे है, 0 के नीचे है। देखिए ये लाइन प्रॉफिट की लाइन, देखिए प्रॉफिट मार्जिन लाइन, फर्म लॉस में चल रही होती है। और क्या होता है उसके बाद, देखिए
अगला स्टेज कौन सा आता है? इंट्रोडक्शन के बाद कौन सा स्टेज आता है? इंट्रोडक्शन के बाद आता है जब सेल बढ़ने लगती है, फर्म अपना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट खूब बढ़ा देती है, लोग प्रचार प्रसार की वजह से प्रोडक्ट को जानने लगते हैं, सेल्स देखिए तेजी से राइज हो रही है, सेल देखिए तेजी से ऊपर बढ़ रही है, नतीजा कमाई या रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ग्रोथ स्टेज में, इसीलिए नाम है ग्रोथ, सेकंड स्टेज है। और ये देखिए प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद क्या हो रही है? जब ये सेल्स एकदम टॉप तक पहुंच जाएगी, एकदम जिसे कहते हैं सेचुरेट हो जाएगी, मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाएगी, इसके बियॉन्ड सेल्स नहीं बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट है जब सेल इसके ऊपर नहीं जाएगी। और उसके बाद देखिए अब सेल डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी और लास्ट में इसको बंद भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जिसकी सेल गिरने लगेगी धीरे धीरे क्या करेगी? उस प्रोडक्ट को मार्केट से रिप्लेस कर देगी और उसके बदले उसका बेटर वर्जन या नया वर्जन ले आएगी, जैसे कि मारुति ने किया। पहले मारुति की गाड़ी आती थी 800, क्या आपके घर में भी है क्या पुरानी मारुति की 800? अब 800 नहीं बना रही है, क्या बना रही है उसके बदले मालूम है? एल्टो। 800 को अबेंडन कर दिया, बंद कर दिया है, पर उसी का ही बेटर वर्जन, नया और लेटेस्ट वर्जन है मारुति एल्टो। छोटी ही गाड़ी है पर उसको ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा फीचर्स के साथ डाल दिया गया है और अच्छा बना दिया गया है। देखा? तो वहां अबेंडन करके नया प्रोडक्ट कंपनी ला सकती है। आइए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेज आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इसमें कंपनी या तो एक नया प्रोडक्ट ले आती है या पुराने प्रोडक्ट का नया वर्जन ले आती है, नया वर्जन ले आती है। और क्या करती है कंपनी? इस समय प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताती है। अक्सर ये प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका कोई कंपटीशन नहीं होता है, मतलब कोई एकदम नया प्रोडक्ट होता है और ये कंपनी अब पहली बार मार्केट में ला रही है, मार्केट इसकी कम होती है, लोग इसके बारे में जानते नहीं है, तो इसलिए कंपनियों को इसमें बहुत खर्चा होता है। ये स्टेज थोड़ी रिस्की स्टेज है, हो सकता है कि प्रोडक्ट आपका चले ही ना। हाँ, जरूरी थोड़ा है कि हर प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। आप सोचिए, एक एग्जांपल देता हूं, एम्बेसडर। क्या कहा? एम्बेसडर नहीं जानते हैं? अरे पहले एम्बेसडर की कार हुआ करती थी, हिंदुस्तान मोटर नाम की एक कंपनी है, बिरला ग्रुप की कंपनी है, उसकी कार हुआ करती थी एम्बेसडर। पहले जितने मंत्री होते थे, जितने बड़े लोग होते थे, सबके पास एक ही लाल रंग की गाड़ी होती थी, एम्बेसडर। भारत की सबसे प्यारी गाड़ी हुआ करती थी। कहां गई आज? अबेंडन, खत्म। बिरला ग्रुप ने कार का काम ही बंद कर दिया, खत्म कर दिया। देखा क्या हुआ? वही एक समय में एम्बेसडर नंबर 1 गाड़ी हुआ करती थी, एम्बेसडर शान की गाड़ी होती थी। आज मारुति ने उसको रिप्लेस कर दिया, खत्म। देखा, अबेंडन हो गए। तो इसीलिए बहुत ध्यान देना है, इसमें स्ट्रेटेजी क्या लगानी है। अगर हम चाहते हैं प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में, लॉन्चिंग स्टेज में, तो हमें ध्यान देना है, बहुत ऐड करनी पड़ेगी, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, समय समय पे कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? इंट्रोडक्टरी ऑफर देना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ प्रमोशन की टेक्निक लगानी पड़ेगी ताकि हमारा प्रोडक्ट इनिशियली मार्केट में आ जाए। उसके बाद अगला स्टेज आता है, सेकंड स्टेज आता है ग्रोथ स्टेज। इस समय डिमांड बढ़ने लगती है, सेल बढ़ने लगती है और कंपनी के प्रोडक्ट को अब क्या कंपनी कहती है? बाय माय प्रोडक्ट नहीं कहती है, अब कंपनी कहती है बाय माय ब्रांड। मतलब कंपनी अब लोगों को अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके लिए भी वो क्या करती है? ब्रांड प्रमोशन के लिए खूब खर्चे करती है, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को साइन कर लेती है। हाँ, हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करती है इस समय। और तो और इसमें चैनल्स का भी बहुत इस्तेमाल करती है। चैनल मतलब न्यूज चैनल नहीं का नहीं, चैनल का मतलब है किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंच सके, नए रास्ते खोजती है, नए मार्केट्स में जाती है, तभी तो ग्रोथ हो रही है। और अपने ही प्रोडक्ट को नया नया बनाती रहती है, कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग उसके अंदर नए नए तुरंत जैसा कंज्यूमर नया चीज मांग रहा है उसके अंदर कुछ नया इंप्रूवमेंट कर रहा है, तुरंत कंपनी बना के उसको दे भी दे रही है ताकि अपने कस्टमर को बनाए रखे। इसके बाद आती है मैच्योरिटी स्टेज, जिसमें सेल्स तो बढ़ती रहती है पर सेल की रेट थोड़ी स्लो हो जाती है, बढ़ने की रेट। और तो और बहुत नए लोग आ जाते हैं, कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाता है और इस समय प्रमोशन का खर्चा तो हाई होता है पर प्रॉफिट टॉप मोस्ट तक पहुंच चुका होता है। अब इसके बियॉन्ड प्रॉफिट नहीं जाने वाला है, अब नीचे का रास्ता है। क्या खास बात है इस स्टेज में? इस स्टेज में डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, कंपनियों को औरों से अलग, दूसरों से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तभी मार्केट में चलेंगी। अपनी ब्रांड इमेज पे बहुत ध्यान देना है, अपनी ब्रांड इमेज से कभी भी कॉम्प्रोमाइज कंपनी को नहीं करना है। और तो और नए मार्केट्स में एंटर करना है जहां पे कोई कंपनी नहीं जा रही है, ताकि अपनी इस मैच्योरिटी स्टेज को जितना हो सके प्रोलॉन्ग कर सके। देखिए, आना तो है मैच्योरिटी स्टेज, पर हम कितने लंबे समय तक स्टेज में बने रहते हैं, नए यूजेस अपने प्रोडक्ट के निकाल लें ताकि लोग नए तरीके से हमारे प्रोडक्ट को खरीदते रहें। इसके बाद क्या आने वाला है? मैच्योरिटी के बाद क्या होगा? एक
पेरेंट्स की नजर से सोचें तो मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स अपनी मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद क्या होने वाला है? डिक्लाइन। और एक समय बाद ह्यूमन लाइफ है, खत्म तो होनी ही होनी है, कहते हैं ना। तो डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा? अब प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट आने लगेगी, इससे बेटर और नया प्रोडक्ट आने लगेगा, नतीजा सेल तेजी से गिरने लगेगी, प्रॉफिट तेजी से गिरने लगेगा, और हो सकेगा तो कंपनी इस धीरे धीरे प्रोडक्ट को क्या करने लगेगी? मार्केट में रिप्लेस करना शुरू कर देगी। अगर इसमें बचना है, हम डिक्लाइन को बचना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि हम डिक्लाइन स्टेज में आए, तो अपने प्रोडक्ट में नए फीचर ऐड करते जाओ, या उसके सस्ते मॉडल्स, चीप मॉडल्स, बेटर मॉडल्स बनाना पड़ करते हो, और उसकी पैकिंग सुधारो, नए तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करो। और लास्ट, अबेंडन, मतलब मार्केट से प्रोडक्ट हटा दिया, कंपनी ने बनाना बंद कर दिया क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही है, सेल डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट को फेज आउट कर देना और फिर प्रोडक्ट के बदले कोई नया और बेटर प्रोडक्ट ले आना मार्केट में। वो कंपनियों का देखिए काम ही यही है। एक प्रोडक्ट हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी आईफोन 14 खत्म होगा। अब जब आईफोन 14 एंड होगा, उससे पहले कंपनी क्या करेगी? आईफोन 15 ले आएगी, और आईफोन 15 के आते आते पीछे क्या होगा? आईफोन 14 कंपनी बनाना बंद कर देगी। हाँ, जो मार्केट में पड़ा हुआ आईफोन 14 जो बिका हुआ है ऑलरेडी सेलर्स के पास है, वो पड़ा रहेगा, पर आईफोन 15 ले आएगी जो उससे आईफोन 14 से बहुत बेटर होगा। शायद उसके अंदर और ज्यादा फीचर्स होंगे, वैरायटीज होगी, उसके और पावरफुल उसके कैमरास होंगे, डिजाइन होंगे। आता है इंप्लीकेशन। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जान के क्या फायदा मिलने वाला है? क्या फायदा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का? तो पहला फायदा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जानने मदद करती है फर्म्स को कि नए प्रोडक्ट्स कब डेवलप करने हैं, सेल्स कैसे बढ़ाएं। हाँ, हर मैनेजमेंट क्या जानना चाहता है, हर फर्म क्या जानना चाहती है? कैसे अपनी बिक्री बढ़ाएं। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उनको रास्ता बताएगी, हम कहां पर हैं, किस स्टेज पे हैं और क्या करना है। भाई हर स्टेज की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से पता चल जाता है एक्सपेक्टेड सेल्स क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेवेन्यूज क्या है, मार्जिन क्या है, सब अंदाजा लगता है, एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाता है। थर्ड फायदा क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का? ये हेल्प करता है कंपनियों को अपना फ्रेमवर्क तैयार करना, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। याद रखिएगा, जो स्ट्रेटेजी इंट्रोडक्शन में है, क्या अबेंडन स्टेज में सेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी? क्या वैसा ही प्रमोशन हम अबेंडन स्टेज में करेंगे? जी नहीं, अबेंडन स्टेज में तो मार्केटिंग करना ही बंद कर देंगे, सारा जो मार्केटिंग का खर्चा है वो बच जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बंद करना है ना, मार्केट से हटाना है ना, क्यों करेंगे प्रमोशन उस समय? देखा, तो हर स्टेज की अपनी खुद की फ्रेमवर्क है कैसे हम काम करेंगे। एंड लास्ट, मार्केटिंग के प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल हेल्प करती है फर्म को उसकी फीचर्स जानने में, मार्केटिंग के कैसे एडजस्टमेंट्स करें, क्या चेंजेस करें कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे, समझा रहा है। चलिए अगला पी आ रहा है प्राइस, जिसे हम कीमत के नाम से जानते हैं, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस के नाम से जानते हैं। जब आप कोई सर्विस खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इन एक्सचेंज क्या देते हैं? आप कीमत देते हैं उसकी, तो इसे कहते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग वो प्रोसेस है जिससे वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस हम क्या करते हैं? मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी वस्तु लीजिए आप, चाहे चॉकलेट लीजिए, चाहे बिस्कुट खरीदिए, आपको उसके वर्थ का, उसकी कीमत का आपको पैसा देना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब हम प्राइस की बात करते हैं तो सिर्फ बेसिक प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्राइस में ट्रांसपोर्ट की खर्च जुड़े होते हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, डिस्काउंट क्या देंगे, ये सब सब सब। अब आता है प्राइस डिसाइड कैसे करें। एक कंपनी है, मान लेते हैं कि मैगी है, उसे मैगी को बेचना है, तो मैगी का क्या प्राइस रखें, प्राइसिंग क्या रखें, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहला फैक्टर है बनाने की कीमत कितनी आ रही है। मतलब जो कंपनी मैगी बना रही है, वैसे मैगी बनाती कौन सी कंपनी है? आपको मालूम है किस कंपनी, कौन सी कंपनी मैगी बनाती है? नहीं मालूम है? नेस्ले। ध्यान दीजिएगा, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यही कंपनी के पास पावर है मैगी को बेचने बनाने का। तो नेस्ले को, कंपनी को क्या करना है? उसका कॉस्ट पता करना है, मेरे बनाने में पैसे कितने खर्च हो रहे हैं। कोई भी कंपनी अपने कॉस्ट से कम में थोड़ा बेचेगी, जब भी बेचेगी तो कॉस्ट में कुछ पैसे, कुछ प्रॉफिट जोड़ के। तो सबसे पहले है बनाने की कीमत, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना है, और कंपनी प्रॉफिट कितना रखना चाहती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस रखने से पहले उसकी लागत, उसकी कॉस्ट कितनी है। सेकंड आता है मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी
उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। हाँ भाई, अच्छी कीमत मांग पाएगी कंपनी जब जानती है कि लोग मेरे प्रोडक्ट की बहुत डिमांड कर रहे हैं और किसी प्रोडक्ट को लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। कोई नया प्रोडक्ट है या ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत पसंद नहीं आ रहा है लोगों को, तो कंपनियां बहुत डिस्काउंट देने लगती हैं या इवन कई बार क्या होता है मार्केट से सस्ता बेचती हैं, तो उसको प्राइस गिराना पड़ेगा। और किस पे डिपेंड करता है? कंपटीशन पे। मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर कौन कौन है। भाई अगर मैगी अपने यहां जो नूडल का बिजनेस कर रही है तो कोई और कंपनी भी तो नूडल बना रही है, पतंजलि भी तो बना रही है, पतंजलि नूडल्स, और आईटीसी भी बनाती है। तो कंपनी को क्या करना होता है? उनके कॉम्पिटिटर के हिसाब से दाम रखना पड़ता है। कॉम्पिटिटर क्या प्राइस रख रहा है, ठीक है, और प्राइस वॉर में नहीं आना है। प्राइस वॉर मतलब होता है प्राइस के लिए लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर प्राइस वॉर हो जाएगा तो कंपनियों को खुद को नुकसान होगा और कंज्यूमर को बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जियो ने कर दिया था। जियो आई मार्केट में, हाँ, जियो का फोन जब मार्केट में आने लगा तो जियो ने अपने सिम को बहुत सस्ते दाम में देना शुरू कर दिया, फ्री में देना शुरू शायद कर दिया था स्टार्टिंग में। नतीजा क्या हो गया? और बिजनेसेस, कंपनियों के बिजनेस डाउन हो गए, प्राइस वॉर शुरू हो गया। बहुत तेजी से क्या हुए? कंपनियों के मोबाइल के रेट्स सस्ते हो गए, सिम के रेट सस्ते हो गए। अब आता है क्वालिटी एंड सर्विस। कंपनी कैसी क्वालिटी दे रही है, किस तरह की सर्विस दे रही है, इस पे भी उसकी प्राइस डिपेंड करती है। सोचिए, आईफोन सस्ता क्यों नहीं बेच पाती है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि आईफोन अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। उसी तरह से अगर कोई छोटी मोटी कंपनी का नाम ले लूं, लावा का नाम ले लूं, क्या कहते हो, आईटेल मोबाइल का नाम ले लूं, या और भी कोई लोकल ब्रांड का नाम ले लूं, उनमें प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी लो है, तभी तो सस्ता दे पा रहे हैं आपको। तो प्राइस हाई है तो क्वालिटी, ऑब्वियस बात है, कंपनी अपने प्रोडक्ट का बहुत हाई रखती है। कभी सोचा है मर्सिडीज महंगी क्यों है? लॉजिक वही है कि क्वालिटी जो उसमें प्रोडक्ट में यूज की गई है, उसको बनाने में यूज की गई है, वो बहुत हाई रखते हैं उन लोग। नेक्स्ट है बाइंग मोटिव। कंपनी ये भी देखती है कि मेरा प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है, उस जो खरीद रहा है उस खरीदने वाले का मोटिव क्या है। अगर आईफोन जो खरीद रहा है उसका मोटिव एक ही है आईफोन को खरीदने का, क्या है? लोगों को अपना स्टेटस दिखाना कि हम देखा, तो वहां पर कंपनी जानती है कि सस्ता आईफोन बेचेंगे तो उल्टा कंपनी की वैल्यू खराब हो जाएगी। कंपनी महंगा ही मोबाइल फोन बेचती है, भले इसके लिए किडनी क्यों ना बेचना पड़ जाए। जोक्स अपार्ट, सीरियसली बहुत महंगा फोन है ये, समझ गए? तो लोगों का मोटिव भी यही है, ठीक है, अपनी स्टेटस के हिसाब से, अपनी इमेज के हिसाब से लोग खरीदते हैं प्रोडक्ट। भाई तभी तो रिच लोग खरीद रहे हैं। हाँ, वैसे आपके पास आईफोन है तो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज। कंपनी प्रमोशन के लिए किसका इस्तेमाल कर रही है? अक्सर कंपनियों के प्रमोशंस के कॉस्ट बहुत हाई होते हैं। अक्सर बड़े बड़े स्टार्स को उन लोग हायर कर लेते हैं, टीवी, मीडियाज और कई सारे चैनलों में उनके प्रोडक्ट के ऐड आ रहे होते हैं। इसके लिए कंपनी को बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो प्रमोशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंपनी के लिए। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। तो जब हम बात करते हैं प्राइस रखने की स्ट्रेटेजी, तो कई सारी स्ट्रेटेजीज इसमें सामने आती हैं। हाँ, प्राइसिंग मतलब क्या कीमत प्रोडक्ट की रखें। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है स्किमिंग, जिसको कहते हैं स्किम द क्रीम। ये कैसी प्राइसिंग होती है? आपने देखा है कि दूध में जो क्रीम होती है वो कहां होती है? टॉप पे। मलाई जो होती है कहां होती है? टॉप पे। तो यहां पर कहना चाहते हैं कंपनियां कोई जो नया या लेटेस्ट प्रोडक्ट जब लॉन्च करती हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, कार कंपनियां, जब कोई नया प्रोडक्ट लाती हैं तो महंगा होता है। महंगा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां नया मोबाइल जब लॉन्च करती है तो महंगा क्यों होता है? क्योंकि उस समय कंपनी के टेक्नोलॉजी में बहुत खर्चे होते हैं, उससे कंपनी की प्रमोशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और कंपनी को मालूम है कि ये प्रोडक्ट आम आदमी के लिए नहीं है, क्लासेस के लिए है। यस, दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर द मासेस बट फॉर द क्लासेस। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है? इस समय प्राइस भी हाई रखती है। ये है स्किमिंग। स्किमिंग मतलब क्रीम, टॉप के लोगों के लिए। तो कंपनी बहुत हाई प्राइस रखती है स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेजेस में, और उस समय जब कंपनी ये सोचती है कि मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? क्लास व्यक्ति खरीदेगा। वो व्यक्ति जिसे पैसे की कीमत नहीं है, उसे नॉवल प्रोडक्ट चाहिए और उससे हटके प्रोडक्ट चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? हाई प्राइस देने को तैयार होते हैं। नाम है स्किमिंग। क्या खास बात है स्ट्रेटेजी में? तो मैंने कहा कंपनी प्रोडक्ट जो बनाती है वो औरों से डिस्टिंक्टिव होता है, उसकी इमिटेशन तुरंत पॉसिबल नहीं है। नकल ना, आईफोन की नकल संभव नहीं है, मर्सिडीज की नकल संभव नहीं है। तो हाई प्राइस रखती है इसीलिए। और तो और कंपनी के पास उसके प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के लिए समय मिल पाता है। जब वो हाई प्राइस देंगे लोग, पैसा भी आ पाता है।
तो टाइम और फंड्स दोनों ही अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि जब हाई प्राइस में बेचेंगे कंपनी के पास अच्छे रेवेन्यूज, अच्छे पैसे आएंगे, कंपनी इस बिजनेस को और एक्सपेंड कर पाएगी, इसकी प्रोडक्शन को और बढ़ा पाएगी। इसीलिए तो बाद में कीमत कम हो जाती है भाई, जब प्रोडक्ट ज्यादा बना लेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगी। इसीलिए नया फोन तुरंत नहीं खरीदना चाहिए, कुछ समय बाद खरीदना चाहिए। क्या कहते हैं, बाद में थोड़ा सस्ता हो जाता है ना? कभी महसूस किया ये बात ना? इसीलिए स्किमिंग की वजह से। और क्या है स्किमिंग का मतलब है मार्केट से क्रीम, क्या टेक द क्रीम ऑफ द मार्केट, मतलब वो लोग जो टॉप के लोग हैं, जिनको प्राइस से कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जिनको प्राइस सेंसिटिव लोग हैं, वो लोग इसको नहीं खरीदेंगे, वो टॉप के लोग खरीद लेंगे। एंड लास्ट में क्या है, स्ट्रेटेजी हेल्प करती है फील द मार्केट, इससे पता चल जाता है कि मार्केट में प्रोडक्ट के प्रति क्या नजरिया है। अगर लोगों का रिएक्शन पता करना हो तो वो टॉप के कस्टमर से रिएक्शन लोगों को मिल जाता है। ठीक है, और आता है अगला स्टेप पेनिट्रेशन। सेकंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है पेनिट्रेट। हाँ, कोई चीज जो अंदर घुस जाए, जैसे एक आयरन नेल है, कील है, आप उसको क्या करिए, हैमर करिए, तो वो क्या करती है, वुड के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। तो यहां पर मतलब है कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम रखती है कि वो मासेस के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, आम जनता तक पहुंच जाता है। सही कह रहा हूं? इसका मतलब है स्टार्टिंग में इतने लो प्राइस रखना कि हर व्यक्ति उसको खरीद पाए, इजी रहेगा लोगों को खरीद पाना, और धीरे 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 ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज करेंगे। वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा वॉशिंग पाउडर, नाम सुना है क्या? दूध की सफेदी निरमा से आई, ये वाला ऐड देखा है क्या? नहीं देखा है? मैं आपको निरमा की कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति थे जो साइकिल पे जा जा करके, घर घर जा जा करके वॉशिंग पाउडर बेचते थे। वो थे निरमा के फाउंडर। जिस समय उन्होंने निरमा को बनाया, लोगों को बहुत कम कीमत पे, एब्सोल्युटली लिटिल प्रॉफिट और नो प्रॉफिट पे अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। जब लोगों को निरमा साबुन समझ में आने लगा, पॉपुलर हो गया, फिर धीरे धीरे जब वो हर घर पहुंच गया, उसके बाद उन्होंने कंपनी ने अपना प्राइस बढ़ाना शुरू किया। ये है पेनिट्रेटिंग। इसमें कंपनी क्या करती है, वेरी लो इनिशियल प्राइस, स्कीमिंग का ठीक उल्टा है, वेरी लो इनिशियल प्राइस, ताकि ब्रांड को जल्दी पॉपुलर बना सके और ब्रांड मासेस का ब्रांड बन जाए, सेल टू मास। मुझे आम जनता को, हर एक को बेचना है, ये इसका टारगेट है। इस समय क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या कंडीशंस है? इस समय मार्केट में जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसकी डिमांड हाईली इलास्टिक, मतलब ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, ऐसे प्रोडक्ट को होना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए जो प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट है, मतलब लोग जिसके प्राइस के बारे में सोचते हैं, पता करते हैं, जिसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और यहां पर लोगों जो कंज्यूमर्स हैं वो हाई प्राइस भी देने को तैयार रहते हैं। अब आता है अगली स्ट्रेटेजी, नाम है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये कैसा नाम हुआ सर? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद उसमें प्रॉफिट जोड़ के बताना। ये भी एक तकनीक है। मतलब आजकल कंपनियां क्या करती हैं, ये डिसाइड कर लेती कि मेरी पहले कॉस्ट कितनी आ रही है, मेरे बनाने की लागत कितनी आ रही है, प्लस वो कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन चाहते हैं। 10% चाहते हैं तो जो भी कॉस्ट आया उसमें 10% प्राइस जोड़ करके अब मार्केट में प्रोडक्ट बेचेंगे। ये भी अच्छा तरीका है, कॉस्ट प्लस। कई बार इसका दूसरा नाम भी बताया गया है, इसको मार्कअप बोलते हैं प्राइस को, मतलब जितना प्राइस हम बढ़ाना चाहते हैं, जितना प्रॉफिट रखना चाहते हैं, और इसीलिए इसको मार्कअप प्राइसिंग के नाम से जानते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जितना हम चाहते हैं जोड़ दो, मार्केट में हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। ठीक है, ज्यादातर मैंने कहा गवर्नमेंट जब ऑर्डर्स देती है तो ऐसा ऑर्डर देती है, गवर्नमेंट कंपनियों से बोलती है अपना कॉस्ट बताओ और प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए ये बता दो, हम आपको उतना पैसा देने को तैयार है। नेक्स्ट आता है पैरिटी प्राइसिंग, सबसे आसान है। पैरिटी प्राइसिंग में अपना दिमाग नहीं लगाना है, हम अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाने के बाद मार्केट में पता कर रहे हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर जो इसी प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर है वो किस प्राइस में बेच रहा है, हम भी बस उस प्राइस में बेचेंगे, खत्म। मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, मेरा जो कॉम्पिटिटर प्राइस चार्ज कर रहा है उसी प्राइस पे मैं भी बेचूंगा। देखा, इसे कई बार कहते हैं गोइंग रेट पॉलिसी, गोइंग रेट प्राइसिंग पॉलिसी या कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। सबसे आसान तरीका है, समस्या खत्म, अपना दिमाग नहीं लगाना है भाई। मार्केट में रहना है तो कॉम्पिटिटर के बराबर कम से कम रखना है, उससे नीचे या ऊपर करेंगे तो प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा, प्राइस वॉर में फिर दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आता है अगला पी, प्लेस, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के नाम से जानते हैं। प्लेस में
हमें कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना। और इसके लिए दो चीज करनी है। पहला है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आइए पहले इसको समझते हैं। चैनल मतलब रूट, चैनल मतलब पाथ। कैसा रूट, कैसा पाथ? जिस रास्ते से गुड्स फ्लो होगा फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। मैं कई बार बोल चुका हूं, पॉप टू पॉक। चाहे प्लेस बोलिए चाहे पॉइंट बोलिए, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन बन रहा है कहां और इस्तेमाल हो रहा है कहां, वहां से वहां तक पहुंचाने का जो रूट लगा, जो रास्ता लगा, जैसे होलसेलर लगे, रिटेलर लगे, एजेंट्स लगे, सबको जोड़ दो, बन जाएगा चैनल। ठीक है। चैनल में पहला चैनल है जैसे डाउनवर्ड। इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाता है, हो गया पहला चैनल। दूसरा है कैश का चैनल। ये कैसे फ्लो करता है, अपवर्ड। कंज्यूमर से पैसा प्रोड्यूसर तक पहुंचता है, क्योंकि कंज्यूमर पैसा देता है रिटेलर को, रिटेलर पैसा देता है होलसेलर को, और होलसेलर पैसा देता है प्रोड्यूसर को। हो गया ना अपवर्ड। और तीसरा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, ये कहां जाती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों। कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो डाउनवर्ड इंफॉर्मेशन भेजेगी। प्रोडक्ट में कोई शिकायत है, कोई फीडबैक है तो अपवर्ड इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। कंज्यूमर से क्या करेगा, ऊपर तक, प्रोड्यूसर तक शिकायत अपनी पहुंचाएगा। तो कहां तक गई इंफॉर्मेशन, दोनों वेज में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आइए कुछ चैनल्स बताते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स। सबसे पहला चैनल का टाइप आ रहा है, इसे जीरो चैनल के नाम से भी जानते हैं। सही बात सुना आपने, क्या नाम दिया मैंने, जीरो चैनल। वो कैसा चैनल होता है, ये शॉर्टेस्ट चैनल होता है। इसमें मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को खुद ही बेच देता है। प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर अपना सामान किसी और के द्वारा नहीं बेचता है, खुद ही बेच देता है। बाटा का बात करो मुझसे, यूरेका फोर्ब्स की बात करो। यूरेका फोर्ब्स जो कि वाटर प्यूरिफायर बनाती है, वैक्यूम क्लीनर बेचती है, उसके खुद के सेल्समैन आपके घर तक आते हैं और प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो कंपनियां क्या कर रही हैं, खुद बना भी रही हैं और बेच भी रही हैं। प्रोड्यूसर भी है और सीधे कंज्यूमर तक सामान पहुंचा रही, बीच में कोई और नहीं है। हाँ, जो आप शोरूम देख रहे हैं बाटा का, वो कंपनियों का ही शोरूम है। समझ गया ना। इसमें क्या होता है, कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंटरमीडियरी, मतलब ना रिटेलर चाहिए ना होलसेलर चाहिए, कंपनी ही खुद ही सब कुछ काम कर रही है। ठीक है। जिसमें डोर टू डोर सेल्समैन है या कंपनी अपना खुद का रिटेल स्टोर खोल करके। समझ गए। अब आता है मैन्युफैक्चरर रिटेलर, एक इसे कहते हैं वन चैनल। इससे पहले जीरो चैनल बताया था ना, क्योंकि इसमें कोई नहीं था बीच में, इसमें एक है। कौन है, रिटेलर है, मतलब प्रोड्यूसर, मतलब मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर। एग्जाम्पल, कोई बड़े शोरूम का नाम ले लीजिए। आप सोनी का शोरूम चले जाइए, जहां पे सोनी की टीवी मिल रही है। आप किसी बड़े ब्रांडेड के शोरूम में चले जाइए, एलजी के शोरूम चले जाइए। आपके शहर में एलजी जो वॉशिंग मशीन बनाती है, एलजी जो फ्रिज बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है। इन सब के शोरूम कैसे हैं, कार के शोरूम कैसे हैं, मोटरसाइकिल के शोरूम कैसे हैं, हीरो के शोरूम चले जाइए, होंडा के शोरूम चले जाइए। ये सब कौन है, मैन्युफैक्चरर अपना सामान पहले रिटेलर को देता है और हम और आप जाते हैं रिटेलर से आगे खरीद लेते हैं। ठीक है। तो इसमें एक सिंगल चैनल है। बड़ी कंपनियां अपने ऐसे प्रोडक्ट को क्या करती हैं, इसके थ्रू बेचती हैं, रिटेल स्टोर के थ्रू, चेन स्टोर के थ्रू, सुपरमार्केट के थ्रू। और आ गया टू लेवल चैनल। टू लेवल क्यों, नाम से समझ जाओ। इसमें कंपनियां क्या करती है, सबसे कॉमन, सबसे ट्रेडिशनल चैनल है, सबसे नॉर्मल चैनल यही है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही है। कंपनियां अपना प्रोडक्ट होलसेलर को देती है, होलसेलर स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को देता है और फाइनली रिटेलर हमें और आपको कंज्यूमर को देता है। ज्यादातर मैंने कहा जो होलसेलर होते हैं वो बल्क में खरीद लेते हैं, बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, ये ज्यादातर इसी लाइन से आता है। हाँ, वही आपका पार्ले जी बिस्कुट भी और तुम्हारा कैडबरीज का चॉकलेट भी इसी रास्ते से आता है। इवन कोक अगर आप पीते हैं इसी रास्ते से आता है। अब उससे भी बड़ा चैनल है क्या, हाँ भाई, 3 लेवल चैनल है उससे बड़ा। इसमें मैन्युफैक्चरर अपना सामान एक एजेंट्स को देते हैं। अक्सर एजेंट बहुत बड़े एरिया का होता है, जैसे नॉर्थ का एजेंट, साउथ का एजेंट, बड़ा बड़ा एजेंट होता है। एजेंट्स क्या करते हैं, रिटेलर को देते हैं, रिटेलर क्या करते हैं, इसमें कंज्यूमर को देते हैं। तो एक चेंज आ गया, इसमें एजेंट्स वर्ड आ गए होलसेलर शब्द के बदले। एजेंट्स बड़ी एक एरिया के लिए एजेंसी ले लेते हैं, बोलते हैं ना मेरे पास एजेंसी है, मेरे पास पार्ले जी की एजेंसी है, तो पार्ले जी अब इस बड़े इलाके में मेरे पास ही है। अब जितने भी रिटेलर्स इस इलाके में होंगे मुझसे सामान खरीदेंगे। समझ गए। इसमें
आता है उसके बाद एक और भी चैनल है, मैन्युफैक्चरर देता है एजेंट्स को, एजेंट बेचता है होलसेलर को, और होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को। बाप रे, ये लॉन्गेस्ट चैनल है और सबसे महंगा आइटम इसी चैनल के थ्रू आता है। ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे ही आ रहे हैं। सही कह रहा हूं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मतलब आपको जो तेल मिल रहा है, आपको जो सरसों मिल रही है, गेहूं मिल रहा है, अक्सर इस रास्ते से आ रहा है। इसीलिए प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक किसान क्या करता है, बेचारा प्रोड्यूसर होता है, उसके पास इतनी हैसियत नहीं होती कि इतने लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट को रख पाए। आउटपुट उगनाने के बाद तुरंत ही किसी गांव के बड़े मिडिल मैन को, किसी बड़े व्यापारी को, किसी बड़े कह सकते हैं लेंडर को, मनी लेंडर को अपना प्रोडक्ट बेच देता है। वो बेचता है शहर के होलसेलर को, शहर का होलसेलर रिटेलर को बेचता है, और फाइनली इसीलिए महंगे होते हैं। गांव चले जाओ सीधे, गांव चले जाओ सीधे, शॉर्टकट में सीधे गांव वालों से खरीद, सामान सस्ता पड़ेगा। क्या कहते हो? सही कह रहा हूं ना? अब आते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चैनल। मतलब हमने इतने सारे चैनल डिस्कस किए। मैंने बताया आपको एक शॉर्ट चैनल बताया, शॉर्ट चैनल में मैंने एग्जांपल दिया, सीधा मैन्युफैक्चरर किसको बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर सीधा कंज्यूमर को बेच रहा है ना। और मैंने लॉन्ग चैनल भी बताया, मैन्युफैक्चरर बेच रहा है एजेंट को, एजेंट बेच रहा है होलसेलर को, रिटेलर को, कंज्यूमर को। तो शॉर्ट और लॉन्ग दो चीज का ध्यान रखिएगा। चले तैयार करें, स्टार्ट करें। क्या चीज याद रखेंगे? शॉर्ट चैनल जिसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर होंगे, और लॉन्ग चैनल जिसमें प्रोड्यूसर एजेंट रिटेलर कंज्यूमर। आइए, तो किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। पहला हेडिंग है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, इस पे डिपेंड करता है चॉइस। क्या चूज करना है हमें, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, शॉर्ट कि लॉन्ग। तो अगर किसी प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस बहुत लो है, मतलब कोई चीज सस्ता आइटम है, साबुन तेल शैम्पू जो आप और मैं डेली यूज करते हैं वो लो प्राइस गुड है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका लो प्राइस गुड्स है, इनमें लॉन्ग चैनल चलता है। कौन सा चैनल चलता है इनमें? लॉन्ग चैनल। समझ गए? लॉन्ग चैनल। और जो महंगे प्रोडक्ट हैं जैसे ज्वेलरी हो गया, एक्सपेंसिव गाड़ियां हो गई, शॉर्ट चैनल है, मैन्युफैक्चरर रिटेलर या मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर। ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, जो महंगे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट चैनल के द्वारा या डायरेक्ट द्वारा कंज्यूमर को बेचे जाते हैं। फिर डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है। जैसे ब्रेड है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, सब्जियां हैं, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए प्रोड्यूसर खुद आके बेच देता है शॉर्ट चैनल। और इसका उल्टा कर दो, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जल्दी पेरिश नहीं होते हैं, जो ज्यादा समय तक रह सकते हैं, तो उसमें लॉन्ग चैनल से बेच देंगे। साबुन तेल शैम्पू जल्दी खराब नहीं होते हैं, लॉन्ग चैनल। फिर बल्क कितना है, वेटी प्रोडक्ट तो नहीं है, बहुत हैवी प्रोडक्ट तो नहीं है, तो जितना हैवी ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना शॉर्ट चैनल रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट हैवी है, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर है, आपकी अलमीराज हैं, ये खुद ही प्रोड्यूसर अपने आप ही बेचना चाहता है, क्योंकि फिर ट्रांसफर करना, हैंडलिंग कराना, उतारना, रीपैकिंग करना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रोड्यूसर खुद ही अपने कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। तो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए बल्कि प्रोडक्ट्स में क्या होता है, शॉर्ट चैनल। समझ गए? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। कुछ और एग्जांपल है इसके, जैसे कोल ब्रिक। हाँ, अगर आपको घर बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए, तो सीधे ईंटे के भट्टों वालों को फोन करो, उसका ट्रैक्टर आपके घर तक क्या करेगा, ईंट डिलीवर करके चला जाएगा। मालूम है कि नहीं बात तुमको? हाँ, आपको बालू मंगवानी है मकान के कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, मंगवा लो उनसे। फिर आता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, मतलब पहले से बना बनाया प्रोडक्ट है कि आपकी मर्जी से बन रहा है। अगर आपकी मर्जी से बन रहा है, जिसे हम कहते हैं कस्टम, तो ये चैनल शॉर्ट होगा। तुम खुद जाओगे और अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बना लोगे। और अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा तो लॉन्ग चैनल से बिक सकता है। ठीक है? फिर आता है प्रोडक्ट टेक्निकल नेचर का है क्या, मतलब ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जिसको आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत टेक्निकलिटी है। क्या आपके घर में, मैं पूछता हूं, एक्सरे मशीन है क्या? क्यों नहीं ले लेते? एक्सरे मशीन बहुत सस्ती आती है, 1 लाख रुपए की आती है। जब मन करे घर में एक्सरे करते रहना सबका। अरे तुम कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं, क्या करेंगे एक्सरे मशीन, वो तो हड्डियां टूटने का पता करती है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, मशीन महंगी नहीं है, वो तो एप्पल के फोन जितनी है मशीन, पर हम खरीद क्यों नहीं रहे? क्योंकि बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है। ये डॉक्टर्स को काम आएगा, हॉस्पिटल्स को काम आएगा, डॉक्टर को भी नहीं, उन हॉस्पिटल को काम आएगा जहां पर फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट होता है।
क्योंकि ये टेक्निकल प्रोडक्ट है, इसको चलाना यूज करना बहुत टेक्निकलिटी होती है। किस तरीके से चलाना है, इसका यूसेज आपको मुझको नहीं आएगा। इसके बाकायदा ट्रेंड वो होते हैं, स्टाफ होते हैं। देखा, तो टेक्निकल प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे टेक्निकलिटी है ना, उसको शॉर्ट चैनल चाहिए, शॉर्ट चैनल SC। समझ गए? अब आपका मोबाइल एकदम नॉन टेक्निकल चीज है, बच्चे बच्चे चला लेते हैं, मोबाइल में कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, बच्चे भी चला लेते हैं, एकदम छोटे छोटा बच्चा दे दो मोबाइल तुरंत चला लेगा। क्या कहते हैं, आपका छोटा भाई बहन होगा चला लेता होगा, क्या कहते हैं? तो टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं है, लॉन्ग चैनल के थ्रू बिक रहा है। अब डिपेंड करता है सारा फैक्टर कौन किस पे, मार्केट पे। अगर प्रोडक्ट कंज्यूमरों के लिए बना है, मतलब आपके मेरे लिए बना है डायरेक्ट, तो इसके लिए लॉन्ग चैनल। कौन सा चैनल? लॉन्ग चैनल। क्योंकि होलसेलर सॉरी प्रोड्यूसर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, और रिटेलर कंज्यूमर को देगा। अगर प्रोडक्ट बना ही प्रोड्यूसर्स के लिए है, फैक्ट्रियों के लिए बना है, मतलब जिनको बल्क में खरीदना होता है उनके लिए बना है, तो वो लोग सीधे किससे खरीद लेंगे? सीधे प्रोड्यूसर से खरीद लेंगे ना। सोचिए आपकी फर्नीचर की फैक्ट्री है, हाँ तुम्हारी फर्नीचर की फैक्ट्री है। अब फर्नीचर की फैक्ट्री है तो तुम्हें प्लाईबोर्ड चाहिए, माइका चाहिए, तो तुमको सीधे प्लाईबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री से ही क्या करना चाहिए? प्लाईबोर्ड खरीदना चाहिए, क्योंकि ट्रक का ट्रक प्लाईबोर्ड आ जाएगा, सस्ता पड़ेगा। तो इसीलिए शॉर्ट चैनल, हाँ SC यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट चैनल के लिए। और अगर लॉन्ग चैनल है तो बता दे रहा हूं, क्लियर है? अब डिपेंड करता है बायर्स कितने हैं और उनका लोकेशन क्या है। अगर बायर कम है, नंबर ऑफ बायर्स कम है, तो शॉर्ट चैनल। ज्यादातर बायर कम है, स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स हैं और लिमिटेड एरिया में है, तो आपको शॉर्ट चैनल से काम चल जाएगा, मतलब प्रोड्यूसर खुद ही जाके बेच सकता है। पर बायर स्कैटर्ड है, अब गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, दूर दूर तक टूथपेस्ट बिकता है, साबुन बिकता है, शैंपू बिकता है। क्यों गांव में नहीं बिकता है शैंपू? तो ऐसे प्रोडक्ट जो घर घर इस्तेमाल बिक रहे हैं, मैंने कहा FMCG प्रोडक्ट होते हैं। हाँ FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऐसे गुड्स जो सब जगह यूज हो रहे हैं, इनके लिए लॉन्ग चैनल चाहिए। समझ गए? तो ऐसे गुड्स जिसके कस्टमर क्या है, लार्ज नंबर में है और स्कैटर्ड में है, तो इनके लिए क्या चाहिए? लॉन्ग चैनल। मतलब प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर सब चाहिए, क्योंकि गुड्स को सब तक पहुंचाना है। फिर डिपेंड करता है किस पे? साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब है अगर शॉर्ट कम क्वांटिटी का सामान खरीदना है, नंबर ऑफ यूनिट्स कम खरीदना है और ऑर्डर भी बार बार नहीं है। फिर से अगर लॉन्ग मतलब बड़े साइज का ऑर्डर देना होता तो आप सीधे प्रोड्यूसर से खरीद सकते थे। मतलब डायरेक्ट चैनल कब लगता है? जब आपको लार्ज क्वांटिटी खरीदनी हो। अब सोचिए आपको क्या करना है, पार्ले जी के 2000 पैकेट चाहिए, एग्जाम्पल है 2000 पैकेट चाहिए, तो अब जनरल स्टोर में पहुंचोगे, कहोगे भैया 2000 पैकेट पार्ले जी दे दीजिएगा, दुकानदार ऐसे ही घूरेगा तुमको, कहेगा हैं अरे भैया 10 पैकेट मांगोगे, 20 पैकेट मांगोगे, 25 पैकेट मांगोगे, 2000 पैकेट दे दीजिए पार्ले जी, कहां से देगा भाई? तब तुम किसके पास जाओगे? होलसेलर के पास जाओगे, वो दे सकता है। समझ गए ना? और अगर कहीं मांग ली भैया 2 लाख पैकेट दे दीजिए, तो क्या कहते हो? वो भी नहीं दे पाएगा, सीधे कंपनी फोन लगा, भैया मेरे को इतने डील चाहिए, 2 लाख मैगी चाहिए, क्या क्या रेट पे दोगे? तो शॉर्ट चैनल। समझ गया ना? लार्ज क्वांटिटी में खरीदना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है, शॉर्ट चैनल। और इसका उल्टा कर लो। और लास्ट पॉइंट है इसी के अंदर, मार्केट के अंदर, बाइंग हैबिट्स। क्या कंज्यूमर्स जो है वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं, खुद जाकर के लेना, चेक करना पसंद करते हैं? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग चैनल करना पड़ेगा। कंज्यूमर्स की बाइंग हैबिट पे डिपेंड करना पड़ता है। अब थर्ड हेडिंग है कंपनी का कंसिडरेशन, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है, मार्केटिंग के चैनल शॉर्ट या लॉन्ग हो सकते हैं। जैसे अगर कंपनी की मार्केट में बहुत अच्छी स्टैंडिंग है, अर्थात मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है। अब भाई रिलायंस कंपनी है, खुद ही अपना प्रोडक्ट क्या करती है, बेचती है। रिलायंस ने ट्रेंड्स खोल दिया है, अपना ही क्या कर रही है, गारमेंट्स बेच रही है। हाँ रिलायंस के ट्रेंड्स के शोरूम है शहर में, है ना आपके शहर में। तो जब कंपनी वेल स्टेब्लिश होती है तो ये शॉर्ट चैनल से काम कर लेती है। अब बाटा खुद इतनी प्रसिद्ध कंपनी है जूतों के लिए, कोई जरूरत नहीं है, खुद ही अपने जूते क्या कर रही है, बना बना के बेच रही है अपने ही शोरूम से। शॉर्ट चैनल, क्योंकि मार्केट में उसकी अच्छी पहचान है, अच्छी मार्केट में गुडविल है। फिर आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर एक बड़ी फर्म है
जिसके पास खूब फंड्स हैं भैया, तो फिर वो क्या करेगी, लार्ज फर्म है तो शॉर्ट चैनल कर सकती है, या ऐसा कहें वो मार्केटिंग का चैनल अपने कंट्रोल में रखेगी। छोटी फर्म जिनके पास सिर्फ अभी प्रोडक्शन करने की हैसियत है, बेचने के लिए वेट करना पड़ेगा, इतनी वो रुक नहीं सकती, तब उनको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट होलसेलर को देना पड़ेगा। भाई होलसेलर भी आपका प्रोडक्ट रिटेलर को देता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब फाइनेंशियल रिसोर्सेस कम है तो लॉन्ग चैनल। फिर आपका मैनेजमेंट कैसा है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है, काबिल है, एक्सपीरियंस है, तो वो शॉर्ट चैनल रखना पसंद करता है, मतलब डायरेक्ट चैनल रखना पसंद करता है। और कंपनी का मैनेजमेंट अभी बहुत ज्यादा नॉलेज वाला नहीं है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के काम की इतनी अच्छी समझ नहीं है, कैसे प्रोडक्ट डिलीवर करें, तो वो अपने पर काम नहीं लेगा, बल्कि बाहरी व्यक्तियों के साथ जो लॉजिस्टिक्स देखते हैं, जो होलसेलिंग और रिटेलिंग का काम देखते हैं, उनको काम दे देगा। हाँ, अपने ऊपर से काम हटा लेगा। फिर डिपेंड करता है किस पे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ज्यादातर जो बड़ा आउटपुट जनरेट करती हैं, अक्सर जितने बड़े क्वांटिटी में बना रही होती हैं, वो खुद शॉर्ट चैनल रखती हैं। हाँ, ताकि मार्केट पे क्या हो जाए, उनका कंट्रोल हो जाए, अपने आप को मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर लेती हैं। फिर होता है डिजायर फॉर द कंट्रोल। अगर एक कंपनी जिसकी सोच है कि मार्केट पे मेरा ही कंट्रोल रहे, पूरा मार्केट मेरी मर्जी से चले, और एग्रेसिवली ऐड करना चाहती है, खूब प्रमोट करके ऐड करना चाहती है, अगेन उसका चैनल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि खुद ही खुद लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर नाम से प्रोडक्ट खरीदेंगे। और जिस कंपनी को लोग जानते ही नहीं है तो इनडायरेक्ट चैनल। आइए अगला हेडिंग है इसके अंदर ही, मार्केट मिडिल मैन कंसिडरेशन। मतलब कंपनी प्रोडक्ट के लिए मिडिल मैन सर्च करती है। मिडिल मैन याद रखिएगा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के लोगों को कहते हैं, जिसमें एजेंट भी आता है, होलसेलर भी आता है, रिटेलर भी आता है। ये लोग कौन है, मिडिल मैन से। अब आता है मिडिल मैन अवेलेबल है क्या, तो कंपनियों को अगर मिडिल मैन मिल गया, मतलब आपकी मर्जी का, आपके डिजायर का मिडिल मिल गया, तो आप लॉन्ग चैनल रखेंगे। पर आपको मिडिल मैन नहीं मिल रहे हैं आपके मर्जी के, आपके डिजायर के अकॉर्डिंग, तो आप शॉर्ट चैनल रखेंगे, खुद ही प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच देंगे, शॉर्ट चैनल हो जाएगा। समझ गए। और है एटीट्यूड। क्या बहुत एटीट्यूड दिखाता है या बहुत एटीट्यूड दिखाती है, वो वाला एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड मतलब होता है काम के प्रति नजरिया क्या है। तो अगर मिडिलमैन डू नॉट लाइक द फर्म्स मार्केटिंग पॉलिसी, अगर आपका मिडिलमैन आपकी पॉलिसी को पसंद नहीं करता है, तो फिर आपका प्रोडक्ट अच्छे से वो बेचेगा भी नहीं। तब आपको क्या करना चाहिए, ऐसा मिडिलमैन रखना चाहिए जिसका एटीट्यूड आपके प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति फेवरेबल हो, जिसको आपके प्रोडक्ट पे विश्वास हो। ऐसे मिडिलमैन को रखना चाहिए, है कि नहीं है। प्रोडक्ट पे विश्वास ही नहीं है तो आपके लिए काम कैसे करेगा, वो कैसे मार्केट में लोगों के लिए आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा बोलेगा। इसीलिए तो मिडिलमैन का एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। और तो और सर्विस, अगर आपको मिडिलमैन चाहिए जो आपको फाइनेंस दे सके, आपको मिडिलमैन चाहिए जो स्टोर कर पाए, उसके पास वेयर हाउसिंग हो, आपको मिडिलमैन चाहिए जो आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन कर पाए, बाद में सर्विस भी दे पाए आपके प्रोडक्ट बेचने के बाद, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। और आपको लगता है सारा काम हम ही कर लेंगे, हम प्रमोशन भी कर लेंगे, आफ्टर सेल सर्विस भी दे पाएंगे, गोडाउन भी मेरे पास है, स्टोरेज भी कर लेंगे, हमें कोई फाइनेंस की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट चैनल कर लीजिए। फिर है सेल्स पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि मिडिल मैन के आने से, प्रोड्यूसर को लगता है कि होलसेलर रिटेलर के ऐड होने से हमारी सेल्स बढ़ने वाली है, तो वो जरूर रखना पसंद करेंगे। ठीक है, दे विल प्रिफर दोज हु कैन गिव द सेल्स। एंड लास्ट में एक दो पॉइंट्स और है, कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। मार्केटिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ा खर्चा है, सेलिंग का खर्चा जो लग रहा है, चैनल का खर्चा लग रहा है, जितने लोग आप इन्वॉल्व करेंगे बीच में, ध्यान दीजिएगा, एक प्रोड्यूसर जितने लोगों को बीच में रखेगा उतने लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, तो इसका भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एंड कम और किस पे डिपेंड करता है, कस्टम्स एंड कंपटीशन। इसका मतलब क्या आया, कस्टम्स एंड कंपटीशन का मतलब क्या आया, देखिए मार्केट में क्या से कस्टम चल रहा है। जैसे एग्जांपल है, लॉक्स जो बाजार में बिकते हैं वो हार्डवेयर के स्टोर में ही बिकते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसके थ्रू होगा, अगर जनरल स्टोर के थ्रू बेचेंगे तो चलेगा नहीं। तो कस्टम क्या कह रहा है, मार्केट में क्या ट्रेडिशनल तरीके से काम चल रहा है। तो आप जब भी लॉक खरीदने जाएंगे आपको जनरल स्टोर में लॉक्स नहीं मिलेंगे, क्या कहते हैं, आपको जाना पड़ेगा हार्डवेयर की स्टोर पे।
हाँ वही जहाँ पे पाइप्स है ना, बिजली का सामान, हाँ बिजली का नहीं मतलब वो घर का जो रिपेयर करके होने वाले सामान है, टैप वैप जहाँ मिलते हैं वहाँ मिल जाएगा लॉक। अगला पी आ चुका है, प्रमोशन। प्रमोशन प्रचार, प्रमोशन प्रसिद्धि पाना, कन्विंस करना, कंज्यूमर्स को परसुएड करना। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता नहीं पा रही है तो गारंटी है कंपनी का प्रोडक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि आज हम प्रमोशन के एज में जी रहे हैं। इसका मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम कंज्यूमर्स को, पोटेंशियल कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म कर पाए, परसुएड कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। अगर हम मनाएंगे नहीं कंज्यूमर को, समझाएंगे नहीं, उनका नीड, उनके इंटरेस्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, हम नहीं चल पाएंगे। गारंटी है हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। आज प्रमोशन हर बिजनेस की जरूरत बन चुका है। प्रमोशन इज द वाइटल एलिमेंट ऑफ ऑल मार्केटिंग मिक्स, है ना। चारों पीस में प्रमोशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आजकल हो गया आज के युग में, क्योंकि इतने ज्यादा वैरायटीज ऑफ गुड एंड सर्विसेज मिल रही है ना। अगर कंपनी ने प्रमोशन नहीं किया, मैं श्योर हूं एक दिन एप्पल भी अगर अपना प्रमोट ना करे, आईफोन भी, तो एक दिन श्योर है कि एप्पल की भी सेल डाउन हो जाएगी। सही कह रहा हूं आपको, क्योंकि हर एक, सोचिए टाटा नमक कितना पुराना नमक है, जब आप धरती पे नहीं भी थे, हाँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से बिक रहा है, पर आज भी टाटा नमक अपना प्रचार करती है। क्या जरूरत है उस टाटा नमक को प्रचार करने का, बट मार्केट में बने रहने के लिए, कंसिस्टेंटली बने रहने के लिए ऐसा करना है। तो कोई ऐसी बिजनेस फर्म नहीं है जो अपनी इंफॉर्मेशन दिए बगैर, अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी बारे में बताए बिना सरवाइव कर सकती है फॉर लॉन्ग। तो लॉन्ग टर्म कंपनी को रहना है तो प्रमोशन करना है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करनी है, पब्लिसिटी करनी है, हाँ ये एक टाइप का है, सेल्स प्रमोशन करना है, और फेस टू फेस जिसे कहते हैं पर्सनल सेलिंग भी करनी है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर मार्केटिंग मिक्स। हाँ मैंने कोशिश की है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द शॉर्टेस्ट पोजीशन में मिल जाए। ये सारा मटेरियल रिसर्च मटेरियल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल है, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाया गया है। यस, तुम्हारे लिए बनाया गया है, और ये सब कुछ मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।